जहां जहां पीएम मोदी की रैली होती है उसके बाद उस सीट का जो समीकरण है बहुत तेजी से बदलता है। बीजेपी ने पहली ही बॉल पर फ्रंट फुट पर आकर जो सिक्स लगाने की कोशिश की है, अब वो कांग्रेस का जो टीम है उनको मजबूर कर देगी कि वो भी अपनी पहली बॉल पर सिक्स लगाएं और वो सिक्स ऐसा ना हो जो बाउंड्री पे लपका जाए, क्योंकि कांग्रेस को ये भी देखना है कि जो एक पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप है राजस्थान में, उनकी नाराजगी कैसी होगी। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 2024 के फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल होने वाला है। ये सेमीफाइनल है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। अब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। सबसे पहले इस बड़ी सी रेस में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर सूची सामने रख दी गई है और उम्मीदवारों की पहली ये सूची कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी बाकी पार्टियों से इस वक्त ज्यादा आगे है। इस सभी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस चर्चा के अंत में आपको जानकारी दी जाएगी कि दिल्ली कांग्रेस इकाई में इस वक्त अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम आगे देखा जा रहा है। तो इस नाम को जानने के लिए इस चर्चा को देखना आपके लिए जरूरी है। लेकिन फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज चूज भी किया है, क्योंकि पहली लिस्ट जारी हुई है और कहा जाए तो बीजेपी ने एक तरीके से मानसिक तौर पे बढ़त हासिल कर ली। जी बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से आगे नजर आ रही है, बाकी पार्टियों से आगे नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त रेस में आगे रहना चाहती है। क्या ये एक इशारा है कि ये जो सेमीफाइनल है इसमें भी आगे ही बीजेपी नजर आएगी? देखिए, चुनाव जो है वो एक तरीके से अपने आप के प्रतिद्वंदी पर मानसिक तौर पे आप कैसे विजय पाते हो, ये उसका भी नाम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो अभी 2 जगह कांग्रेस की सरकार है, तीसरी जगह भी कांग्रेस की थी मध्य प्रदेश की, पर वहां पे जैसे उलटफेर हुआ और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है। कांग्रेस अभी सोच ही रही है कि बीजेपी ने अपनी 2 राज्यों के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है और स्मार्टनेस देखिए कि राजस्थान के लिए कुछ भी ऐलान नहीं किया। और जो अभी पिछले 3-4 दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने कहा था बैठक में कि हमें उन सीटों पे ज्यादा ध्यान देना है जो हमारी कमजोर सीटें हैं, जहां पे बीजेपी कमजोर है। तो अगर आप इन दोनों लिस्टों को देखें तो बीजेपी ने सी और जी कैटेगरी, मतलब आप समझ लें वो सीटें जो बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई है या जहां पे 2 बार से ज्यादा चुनाव हार गई है, वहां पे बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित करके एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। सबसे पहले तो अपनी जितनी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, उनको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो भी आनन फानन में ये काम करें। दूसरा, नेतृत्व की शक्ति। बीजेपी में जिस पे उंगली रख दी गई वही चुनाव लड़ेगा। रिसेंटमेंट की संभावना कम होती है, लेकिन कांग्रेस अगर जल्दबाजी में करेगी तो रिसेंटमेंट की संभावना हो सकती है। तीसरा, उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, वोटर्स को एक साफ संदेश दे दिया कि हम अभी तो चुनाव की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है और लीजिए हमने आपके उम्मीदवार आपको दे दिए, आप परखिए, आप समझिए, आप जानिए। और चौथा, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी हमेशा कमजोर रही है। तो कहीं ना कहीं जब वोटर के पास एक ऐसा शख्स आएगा वोट मांगने जो पहले से क्लियर है चुनाव लड़ने जा रहा है और दूसरी तरफ से पता ही नहीं कौन है, तो वोटर कहीं ना कहीं मन बना सकता है। ये बीजेपी की एक जबरदस्त रणनीति से हम मान सकते हैं। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से पहली जो सूची देखने को मिली है बीजेपी की, इसमें अगर गौर किया जाए तो करीब करीब 50% हारे हुए कैंडिडेट्स को एक बार फिर से तरजीह दी गई है। इसका क्या कारण माना जा सकता है कि हारे हुए कैंडिडेट्स को एक बार फिर से मौका दिया गया है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जहां हार जीत का मार्जिन हो सकता है कम रहा हो, वहां उनको मौका दिया गया है। दूसरा, पार्टी कैडर के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने अपने इंटरनल बहुत सर्वेज भी करवाए हैं। तो सर्वेज में अगर उनका बहुत अच्छा नाम चल रहा हो या बहुत अच्छी पोजीशन लग रही हो, तो बीजेपी ने इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हारे हुए कैंडिडेट्स पर दाव लगाया है, क्योंकि ये वो सभी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है। तो मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर ये एक सही फैसला है।
जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया को लेकर काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि उनके काफी सारे जो नाम हैं, उनके पाले के जो नाम हैं वो ज्यादा लिस्ट में नजर आ रहे हैं। जी नहीं, दो नाम तो प्रमुख तौर पे हैं, एक प्रीतम लोधी, एक और नाम है। उन दोनों को जो है वो टिकट दी गई है। एक उनके जो परिचित थे उनकी टिकट कटी भी है। तो साफ तौर से संदेश ये है कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, जो बीजेपी की हमेशा विचारधारा रही है, और देश से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अभी जो लिस्ट दी गई है उसमें दो नाम तो शामिल हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनमें से एक प्रीतम लोधी भी हैं, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं, जो हिंदू राज्य की लगातार आप देखते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ बोला था, उनको भी टिकट दी गई है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े क्राइटेरिया साधने की कोशिश ये की गई है कि एक तो विनेबिलिटी सबसे पहली बात है। अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको विनेबिलिटी देखनी है, यही राजनीति है। दूसरा, आप ये देखिए कि जितनी सीट्स हैं वो ज्यादातर रिजर्व सीट्स उसमें ज्यादा है। उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी सीट्स दी गई हैं, टिकट दी गई हैं, और 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो पहली लिस्ट जो जारी की है वो काफी बैलेंस्ड रखी है। जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिरादित्य के 2:1 मान लेते हैं कि अगर उनके एक चाहने वाले को नहीं मिली तो 2 को मिल गई है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को शामिल किया गया है। तीसरी बात, ये जो रिजर्व सीट्स हैं उनको भी साधा गया है। तो काफी बैलेंस तरीके से जो पहला तीर चलाया भी है बीजेपी ने, वो काफी बैलेंस्ड है वो। जी सर, इसके साथ साथ कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था कि सितंबर तक तो हम कम से कम 100 प्रत्याशियों की सूची सामने रख देंगे, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी उनसे पहले नजर आ रही है। देखिए बीजेपी ने, मैंने कहा ना, यहाँ बड़ा स्मार्ट प्ले किया है उन्होंने। एक मानसिक तौर पे विजय वाली बात होती है कि उन्होंने राजस्थान को नहीं छेड़ा। राजस्थान को छेड़े बिना उन्होंने जो बाकी दो राज्य हैं के लिए कुछ प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब ये दबाव की बात है, ये दबाव गहलोत पर भी बढ़ेगा और कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व पर भी बढ़ेगा कि जनता तो देखती है ना, आपने एक लीड ले ली, पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो आपकी सही बात है बिल्कुल कि वो कह रहे थे सितंबर जब आएगा तब आएगा। अभी तो यहाँ अगस्त का मिड चल रहा है और इसी में बीजेपी ने एक लीड ले ली है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ और ऐसी लिस्टें दिख जाएं। जी, तो सर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान में तो सूची नहीं जारी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नाम आगे रख दिए गए। क्या ये एक नई रणनीति हो सकती है, एक नया तरीका हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि राजस्थान में भी इसी तरीके से जल्द कोई सूची देखने को मिलेगी? देखिए राजस्थान की जहां तक बात है वहां पर गेम थोड़ा सा दूसरा है। अभी देखिए कि राजस्थान में पिछले 2 दिनों में देखिए 3 सबसे जो प्रमुख जो कमेटियां होती है ना चुनाव की, उनमें से एक होती है चुनाव प्रबंधन समिति, एक होती है घोषणा पत्र समिति, और तीसरी होती है चुनाव अभियान समिति। अब राजस्थान में बीजेपी अभी क्या कर रही है, उन्होंने 2 कमेटियों के मेंबरों की घोषणा कर दी, चुनाव प्रबंधन समिति की भी और दूसरी घोषणा पत्र समिति की। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी में भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। लेकिन जो तीसरी समिति है चुनाव अभियान समिति, गीता, इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने गहलोत को कीप गेसिंग, मतलब आप अंदाजा लगाते रहिए वाली स्थिति में रख दिया है। और इस समिति में इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे का नाम होगा। और ये भी जाहिर है कि वो प्रमुखता से वो नाम हो सकता है। अब देखना है कि जब ये लिस्ट जारी होगी तो सबसे ऊपर किसका नाम होगा, क्योंकि चुनाव अभियान समिति की कमान जिसके हाथ में होती है उसके चांस मुख्यमंत्री बनने के बढ़ जाते हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी उसमें वसुंधरा राजे और उनकी जो टीम है, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, उनके कितने लोगों को शामिल करती है। शामिल तो करना ही पड़ेगा, आपको चुनाव जीतना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बीजेपी ने, आप देखिए, 2 तरीके से वहां उन 2 कमेटियों के नाम घोषित कर दिए, यहाँ कुछ सीटें घोषित कर दी। अब कांग्रेस को, अच्छा, अब ये भी मुझे लगता है कि कांग्रेस इसलिए तो नहीं कहीं नाम घोषित कर पा रही है कि अब आप इंडिया के बैनर नीचे लड़ना चाहते हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश में केजरीवाल अपनी लगातार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली वाली बात पे कांग्रेस ने यू टर्न लिया है, जो अलका लांबा ने बयान दिया था, तो क्या कांग्रेस ये देख रही है कि हम कहीं सीटें अनाउंस कर दें और फिर वही बात उठ जाए कि भाई आप तो कह रहे थे हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे और आपने सीटें घोषित कर दी? क्या ऐसा कोई तालमेल बिठाने की कोशिश है? क्या वो इंडिया का जो बैनर है, जो बनाया है गठबंधन, क्या वो इन 3 स्टेट्स में भी एक्टिवेट रहेगा? क्या यहाँ पे भी कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी
को देने की कोशिश कर सकती है, हो सकता है उसीलिए डिले हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये एक कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि जहां पर 1000, 1200, 1500, 2000 वोट की हार जीत होती है, वहां पर उनका वो जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ शिफ्ट होता रहा है हमेशा। ये हमने दिल्ली जी। पंजाब से लेके सब जगह देखा है। तो मुझे लगता है कि ये वो एक रणनीति का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर वो भी एक रणनीति का हिस्सा है तो उसमें भी फिर वही बात है कि जो लोकल कैडर है, जो लोकल नेता आज तक लड़ते आए हैं, आप वहां पर अगर टिकट उनको नहीं देते हैं, किसी गठबंधन की किसी पार्टी को देते हैं, तो वहां भी फिर सोचना पड़ता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कांग्रेस इस पे कोई फैसला ले पाएगी, क्योंकि एक तरफ तो आप इंडिया गठबंधन की बैठकें कर रहे हैं, आपको मुंबई भी जाना है, आपको दिल्ली के अध्यक्ष का भी नाम ऐलान करना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी। उस बीच ये जो काम है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप एक उम्मीदवार को चुनते हो तो 10 नाराज होते हैं। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि एक तो ग्रुपिज्म, देखिए राजस्थान में एक पायलट ग्रुप है, एक गहलोत ग्रुप है, अब आप उनमें से कैसे साधेंगे? आपको टिकट देना है तो हर बंदा अपने ग्रुप का नाम भेजेगा। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां और पेचीदगियां ज्यादा है। लेकिन सर दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के लिए परेशानियां तो ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के लिए ये 5 राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, पांचों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर 2018 में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी। तो क्या देखिए, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं? बिल्कुल चुनौती है गीता, वो इसलिए भी है क्योंकि जब आपके पास इस चुनाव के बाद सीधा देश का चुनाव आ रहा हो और इस चुनाव से एक परसेप्शन बनना हो। अब देखिए, अभी बीजेपी ने, अगर हम स्टेट वाइज चलें तो छत्तीसगढ़ में जो सीटें अनाउंस की हैं, आप उसमें से देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चेहरा होगा उनका ही भतीजा, उसका नाम अनाउंस कर दिया उन्होंने। और वो अभी जो है वो सिटिंग जो है वो एमपी भी हैं लोकसभा के। अब उनका नाम जो है भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे का विजय बघेल जो है उनको अनाउंस कर दिया बीजेपी। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक ये भी आप मानसिक बात ही कहिए कि किसी परिवार के व्यक्ति को ही समय से पहले आपने वहां पे अनाउंस कर दिया। और दूसरी बात, आप चाहे मध्य प्रदेश की लिस्ट देखें, आप चाहे छत्तीसगढ़ की लिस्ट देखें, दोनों ही लिस्टों में वहां के जो दिग्गज हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनका और उनके किसी भी टीम के बंदे का नाम अभी किसी लिस्ट में नहीं, जो लिस्ट है। और वहां से शिवराज सिंह चौहान, आमतौर पे होता क्या है, जब पार्टी पहली लिस्ट अनाउंस करती है तो उसमें पार्टी आमतौर पे उन नामों को अनाउंस करती है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना ही है, जिनके नाम पे कोई किंतु परंतु है ही नहीं। उसमें ज्यादातर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का नाम तो होता ही होता है, या पूर्व मुख्यमंत्री का नाम होता है। हमने हिमाचल में देखा, हमने बाकी स्टेट्स में देखा, पहली लिस्ट अक्सर ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर पहली लिस्ट में ना तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या किसी मंत्री का नाम, और ना ही छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम। तो आप कह सकते हैं कि वो जो पिछली हारों का जो दबाव है वो बीजेपी पर है, और एक दबाव है जो आगे 2024 का चुनाव लड़ना है। इसलिए पूरा फोकस इस पे लगाया जा रहा है, पूरा केंद्रित तौर पे। एक बीजेपी की जितनी टीम है, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, वो इसमें जी जान से लगे हुए हैं। और आपको पता है कि जो बीजेपी का बूथ लेवल पे जो वोटर, जो एक पन्ना लेवल जो होता है, जो एक वोटर लिस्ट होती है, इसका जो एक पेज होता है, उसका भी एक प्रमुख बनाया जाता है। इतने माइक्रो लेवल पे बीजेपी चली जाती है। तो उनके लिए आपने ठीक कहा, ये 5 राज्यों का चुनाव जो है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव में जो बढ़त हासिल करेगा, कोई पांचों पांचों जीत जाए ऐसा नहीं हो सकता है, 4-1 हो सकता है, 3-2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिसकी बढ़त रहेगी, ये माना जा सकता है, एक परसेप्शन क्रिएट करने में वो कामयाब रहेंगे कि जनता की हवा जो है वो इस ओर चल रही है, और इस मौके को बीजेपी गंवाना नहीं चाहे। यानी सर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद देश को जीतना है, वहीं कांग्रेस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि गठबंधन को भी सादे रखना है, विधानसभा के चुनाव भी लड़ने हैं, क्योंकि अगर विधानसभा के चुनावों में गठबंधन सेफली आगे निकल गया तो ही लोकसभा के चुनावों तक पहुंच पाएगा। अच्छा सर गीता, ऐसे में इसमें एक और बड़ी जी। बात दिलचस्प है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अच्छा, अब ये भी कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि अगर आप अभी इसी चुनाव में इंडिया गठबंधन लेके चले जाएंगे, और अगर हार होती है, अगर चुनाव में कुछ भी हो सकता है, जीत भी हो सकती है, हार भी, तो जनता के बीच एक संदेश भी चला जाएगा कि देखिए, आप तो यही नहीं कुछ कर पाए, तो आप देश का चुनाव कैसे इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे। तो हो सकता है
ये भी एक रणनीति रखी जाए कि नहीं, इस चुनाव में हम ऐसे ही जाते हैं। ऐसे हो सकता है कि जहाँ पर कोई उनकी सहयोगी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हो, वहाँ पर आप उम्मीदवार ना खड़ा करें, गठबंधन ना करें, एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी ना हो और इंडिया गठबंधन को बचा के रखा जाए मेन चुनाव के लिए। ये भी एक रणनीति हो सकती है और ये भी हो सकती है कि चलिए गठबंधन के साथ लड़ते हैं और टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इन जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है जिसका गठबंधन में कोई असर हो। हाँ, आम आदमी पार्टी की बात हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगातार अपनी मौजूदगी दिखाई है। तो ये भी एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा टेस्ट रहेगा नेताओं के लिए, ये देखना कि हमें कैसे उतरना है, हमें गठबंधन के साथ उतरना है या हमें बिना गठबंधन के साथ उतरना जी। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि एक रणनीति बन सकती है कि हम साथ में चलकर देखते हैं, या फिर क्या हो सकता है जिस तरीके से अभी बयान देखने को मिल रहे हैं वो इस रणनीति में कहीं कमजोर है, क्योंकि अभी अलका लांबा कह रही हैं कि हम 7 की 7 सीटों पर फोकस रहेंगे, 7 महीने 7 सीट्स। ये तो इशारा कर रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर भी काफी आगे पीछे की उठापटक है, और दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों में साथ चलना और ज्यादा मुश्किल। है। देखिए, ये बड़ी राजनीति में ना आजकल एक बहुत अच्छा एक वो पिक एंड चूज वाली बात आ गई है। अगर तो किसी नेता ने बयान दे दिया और वो पार्टी को सेट बैठ गया तो ये पार्टी की लाइन है। अगर पार्टी को पसंद नहीं आए, ये तो इनकी निजी राय है। पर राजनीति में ऐसा होता नहीं। जब आप किसी ओहदे पे होते हैं, किसी डेजिग्नेशन पे होते हैं, तो आपकी हर राय पार्टी की राय होती है, वहां पे निजी नहीं होता। पर आजकल ये चलन है, कह दिया जाता है ये तो उनकी निजी राय है। और निजी राय भी अंदर से ही निकल के आई है, ये भूलना नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने उस पर यू टर्न ले लिया। कांग्रेस को अंदेशा है कि भाई ये बात नहीं है कि हमें इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। कांग्रेस के अंदर की एक सोच हो सकती है कि चुनाव इकट्ठे मिलके लड़े, भले ही ना लड़े, पर हम आम आदमी पार्टी को अभी इतना उकसाए ना कि वो हमारे खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बाकी स्टेट्स में अपने उम्मीदवार उतार के हमारे वोट शेयर को नुकसान करें। और जो आज तक बाकी स्टेट्स में होता है, कम से कम वो ना हो लोकसभा चुनाव से पहले। ये कांग्रेस के अंदर की एक सोच हो सकती है, ये कोशिश हो सकती है। और आम आदमी पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस ने आज तक देश में बहुत सरकारें गिराई हैं, बहुत गठबंधन तोड़े हैं। आम आदमी पार्टी भी अब राजनीतिक तौर पे परिपक्व है, उनकी सोच समझ भी है। वो भी ये एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम अभी राजस्थान और एमपी में सॉफ्ट पड़ जाएं कि नहीं भाई गठबंधन की बात है, जीतने देना चाहिए, और बाद में पता लगे कि अब 2024 चढ़ते ही हमें नमस्कार कर दें, बाय बाय कर दें, और पता लगे कि हमें अपने अपने तौर पे लड़ना है और हमने ये 2 स्टेट भी अपना चुनाव नहीं अच्छे से लड़ा और फिर आगे गठबंधन भी ना रहे। तो आम आदमी पार्टी को भी ये एनालाइज करना है। आम आदमी पार्टी को भी ये इंसिस्ट करना पड़ेगा कांग्रेस को कि कुछ भी हो लिखित हो, कुछ भी हो बैठ के बातचीत कीजिएगा, लिखित कीजिएगा, ताकि जनता को ये पता लगे कि बाद में कौन मुकरेगा या नहीं मुकरेगा। तो ये बहुत इस बार एक डाइसी सी सिचुएशन है। मुंबई की बैठक से पहले अभी और बहुत सारे बयान आपको आते दिखेंगे, बहुत सारी चीजें लिखेंगी। तो क्या कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो बीजेपी का जो एफर्ट है वो केंद्रित नजर आ रहा है, फोकस नजर आ रहा है। और जो बाकी गठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन का जो फोकस वो विखंडित है, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पार्टी देखनी है, स्टेट देखनी है, उम्मीदवार देखनी है, उसके साथ ही इंडिया गठबंधन का मुद्दा भी निपटाना है। वहां पे कन्वीनर कौन हो, कौन सी कमेटी बने, कौन किसका प्रमुख हो, कैसे सीट शेयरिंग हो, उनको वो भी साथ साथ में साधना है। 7-8 महीने की बात है, उसमें से 4-5 महीने तो ये चुनाव ही खा जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे जब आप मुख्य चुनाव के लिए जाएंगे तो आपके पास 3-4 महीने ही बचे होंगे। तो कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि हम इस चुनाव में इस तरीके से जाएं कि ना सिर्फ जीते, बल्कि इन बड़े राज्यों में अपना मोमेंटम भी क्रिएट करें। क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी लोकसभा सीटें नहीं, पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा सीटों का आता है, लोकसभा सीटों का। तो इस तरीके से जाएंगे कि आप समझ लीजिए कि ये विधानसभा नहीं, विधानसभा प्लस लोकसभा की लड़ाई है। और उसके लिए मैं फिर वही कहूंगा कि फोकस्ड होना बड़ा जरूरी है, वो कोई भी पार्टी हो। इस वक्त जितना फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है, उतना फोकस बाकियों का नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको अपने गठबंधन वाली उस राजनीति पर भी बल देना है। उनकी नजर शरद पवार पे भी है, उनकी नजर नीतीश कुमार पे भी है, उनकी नजर इस चीज पे भी है कि भैया पता नहीं आने वाले दिनों में कौन कन्वीनर बन जाए, कौन क्या हो जाए। तो जब चीजें डिवाइड हो जाती हैं गीता, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे घर में एक 100 MBPS का एक नेट का कनेक्शन लगा है, एक डिवाइस चल रहा है, मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, स्मूथ चल रहा है। लेकिन अभी अगर 5 डिवाइस लग जाएंगे तो स्पीड डिवाइड होगी कि नहीं होगी? होगी। इसी तरीके से अभी जो बाकी राजनीतिक पार्टियां, उनकी स्पीड जो है
वो अलग-अलग जगह डिवाइड हो रही है, उनके एफर्ट्स डिवाइड हो रहे हैं और बीजेपी का एफर्ट अभी सिर्फ विधानसभा चुनाव पे नज़र आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। जी, लेकिन सर ये जो स्पीड स्लो हो रही है, इसका एक कारण क्या ये भी हो सकता है, खासकर कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ कि अभी अगर आप हिमाचल प्रदेश के चुनावों की बात करें या फिर उसके बाद कर्नाटक के चुनावों की बात करें, दोनों में ही जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जल्दी ये बताती है कि दोनों जगह हार हुई है, अब बाकी राज्यों में ऐसा कोई संदेश ना चले जाए, वहां पर तैयारी इसलिए करनी है और कांग्रेस शायद इसलिए स्लो है कि अभी तो हमें जीत मिली है और ये जीत असर बाकी के चुनावों में भी दिखाएगी। देखिए, कांग्रेस के लिए एक दिक्कत ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को ये चूज़ करना पड़ता है किसी भी स्टेट में जाने से पहले कि वहाँ पे जीत की संभावना कितनी है। क्योंकि जहाँ पर जीत की संभावना है, वहाँ पर चेहरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होते हैं। जीत के बाद तुरंत कह दिया जाता है, देखिए यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे या यहाँ तो इतनी रैलियाँ की थी, जीत हो गई। उनको ये भी तय करना होता है कि अगर हम वहाँ पे नहीं जीत सके तो कम से कम राहुल और प्रियंका नहीं, वो तो वहाँ पे गए ही नहीं थे या ये तो लोकल कैडर की वजह से। तो उनको वो ध्यान भी रखना होता है कि जीत हो तो किसकी, हार हो तो किसकी। तो उसके लिए भी रणनीति है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो होने वाली है, उसको किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है, उसका कौन-सी सीट पे कितना असर रहेगा, कहाँ-कहाँ हमें जाना है, जहाँ पे इस वक़्त बीजेपी की मजबूत स्थिति हमें वहाँ से गुज़रना है, जहाँ पर इस वक़्त कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, वहाँ पर कितना जाना है और दिन कितने बचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ है कि जिस तरह से वो उनका पैटर्न है पैदल चल के जाना, उसमें अब एक दिन में बहुत सारा कवर नहीं कर पाते हैं। और राजस्थान और एमपी जो है ये बड़े स्टेट्स हैं, इनके ज़िले बड़े हैं, ज़्यादा चलना पड़ता है। और अभी तक कोई भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब शुरू होगी इसकी मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी डेट अनाउंस हुई हो। मैंने कहा ना, चीज़ें डिवाइडेड हैं। आपको मुंबई वाली बैठक पर भी ध्यान देना है, आपको दिल्ली का अध्यक्ष भी चुनना है, आपको भारत जोड़ो यात्रा भी प्लान करनी है, आपको लिस्ट भी अनाउंस करनी है। तो अभी ये जो चीज़ है और वही बात है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक़्त अध्यक्ष हों, पर सब जानते हैं कि प्रभाव गांधी परिवार का जो है वो पूरा रहता है हर एक चीज़ में। तो कहीं न कहीं वहाँ से जब यस आएगी तभी कुछ हो पाएगा और यही सारी चीज़ें जो हैं शायद कांग्रेस को भी थोड़ा पीछे रखी हुई हैं और फिर गुटबाज़ी वाली बात भी है और कांग्रेस को ये भी देखना पड़ता है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ कि हम जीत तो गए, उसके बाद 20-25 विधायक उधर चले गए और सरकार दोबारा बन गई। तो कांग्रेस के लिए जो चक्रव्यूह बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा घेरों वाला बना हुआ है। उनको सभी घेरे क्रॉस करके जाना है। ये एक बड़ा कारण है। यानी इस वक्त जो है कांग्रेस के लिए ये कहा जा सकता है कि मुसीबतें ज्यादा है, गठबंधन संभालना है, ये देखना है कि कहां कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसा कि आपने कहा कि चक्रव्यूह के चक्र बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ सर, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीजेपी शायद इसलिए फास्ट है कि ये 2 चुनाव जो हुए हैं ये एक सबक है और इसके साथ साथ बाकी 5 चुनावों में इसलिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है क्योंकि पहले हार हुई है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से एक नई रणनीति से शुरुआत की है कि चुनावों की भी घोषणा से पहले अपने उम्मीदवारों की सूची दे दी है, इसी तरीके से कोई नई रणनीति वहां पर इस बार अपनाई जाएगी, एक नए तरीके से मैदान में उतरा जाएगा? बिल्कुल और इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेता खुद कमान संभाले हुए हैं। एक्चुअली बीजेपी को भी ये तय करना है कि जिस स्टेट में वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर उनको गहलोत वर्सेस मोदी करना है या गहलोत वर्सेस वसुंधरा करना है। उनको बघेल वर्सेस मोदी करना है या उनको बघेल वर्सेस वहाँ के जो रमन कुमार है उनको करना है। मध्य प्रदेश में उनको शिवराज सिंह को चेहरा बनाना है या उनको वहाँ भी मोदी का चेहरा बनाना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीजेपी के लिए भी अमूमन वही स्थिति है कि अगर जीतते हैं तो चेहरा मोदी है तो वही बात कन्वर्ट होगी 2024 के लिए कि लहर है। लेकिन अगर हार होती है या जीत नहीं होती है या मामला फंसता है तो वहां पर क्या संदेश होगा? वहां पर उनको पीएम की इमेज को भी साथ लेके चलना है क्योंकि बीजेपी का जो 2014 के बाद से ग्राफ रहा है या चुनावों में जीत रही है, तो बीजेपी का एक अगर छोटा-सा एमसी भी चुनाव लड़ता है कहीं पर तो वो पीएम मोदी की इमेज पे लड़ता है, उनके चेहरे पे लड़ता है, क्योंकि वो चेहरा अब विश्व का चेहरा है। जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में देखी गई है पीएम मोदी की, तो बीजेपी के पास वो एक मैजिकल चेहरा है। हालाँकि भले ही संजय राउत ने कुछ दिन पहले कह दिया हो कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, तो वो हरा सकती हैं या वो लीड कर सकती हैं, पर वो यूपी को क्यों भूल जाते हैं? यूपी में तो प्रियंका गांधी ने यूपी की बेटी, देश की बेटी करके पूरा चुनाव वहाँ पर लड़ा था और वहाँ पर तो वो जीत नहीं हुई, बहुत बुरा हाल हुआ कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पीएम मोदी के उस चेहरे के
जो सामने खड़ा करने के लिए कोई चेहरा अभी किसी पार्टी के पास है, ये भी बड़ी देखने वाली बात है। वो चेहरा भी उनको भी ढूँढना है। जी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत करना है, इसकी तैयारियां तो हालांकि कुछ समय पहले शुरू हो गई हैं। कई सारी ऐसी चर्चाएं देखने को मिली है कि राजस्थान में तो गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने वाला है। काफी होने क्लोज वाला है इंटरेस्ट। और हो चुका है गीता। अभी जब पीएम पीछे गए थे, तो गहलोत आए ही नहीं उस फंक्शन में। कहा कि मुझे तो मैं आया ही नहीं क्योंकि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो मैं आऊँगा क्यों? और बीजेपी ने कहा हमने तो आपका नाम लिस्ट में रखा हुआ था बोलने के लिए, आप आए क्यों नहीं? तो ये अभी से वहाँ की जो लड़ाई है वो ये बन चुकी है। और आपको पता है कि किसी भी राज्य में कोई भी हो गीता, मैंने 2010 से लेके 2016, 2000 अभी 22-23 में भी हमने कवर किए। जितने मैंने इलेक्शन कवर किए हैं, मैंने देखा है कि जहाँ-जहाँ पीएम मोदी की रैली होती है, उसके बाद उस सीट का जो समीकरण है बहुत तेज़ी से बदलता है। बहुत तेज़ी से वहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। तो आपने सही कहा कि वो राजस्थान की लड़ाई अभी तो गहलोत वर्सेस मोदी ही नज़र आ रही है। बल्कि सर बाकी राज्यों में भी अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बेशक वहां पर मोदी वर्सेस में नहीं आएंगे कांग्रेस के, लेकिन या किसी और अन्य पार्टी के, लेकिन एक तरीके से तो चुनाव जिस तरीके से आपने कहा कि उनके चेहरे पर ही लड़ा जाता है, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष तौर पर ना सही लेकिन लड़ाई तो वर्सेस मोदी की ही होने वाली है। डेफिनेटली उसका एक फायदा ये भी रहता है पार्टी को। एक तो पीएम मोदी की जिस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस तरह का उनका करिश्मा है पूरी कंट्री में, जिस तरह की उनकी लोगों के प्रति आपने देखा होगा जहाँ भी वो जाते हैं वो मोदी मोदी हो जाता है चारों तरफ। पार्टी को पता है कि वोट उनके नाम पे मिलेगा। और उससे एक फायदा ये भी रह जाता है कि जो बाकी लोकल लीडरशिप है, जो जो स्टेट्स के लीडर हैं, हाँ उनको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप कहीं सरकार में, खासकर जैसे एमपी में आप सरकार में हैं, अब वहाँ पे हो सकता है जब आप सरकार में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है, तो एक उस एंटी इनकम्बेंसी को काटने का मौका भी मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पे चेहरा पीएम मोदी है, वहाँ पे देश के काम दिखते हैं, वहाँ पे विश्व में जो काम हो रहे हैं वो दिखते हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं पार्टी कंट्रोल कर लेती है पीएम मोदी को चेहरा बना के, और पहले से सीएम ना अनाउंस करके बाद में देखा जाएगा कि कैसे किसको सीएम बनाना है या क्या करना है। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। जी। और सर ये जो बीजेपी की आगे की तैयारियां पहले शुरू हो गई हैं और जिस तरीके से कांग्रेस में परेशानियां देखने को मिल रही है, इस पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं यही कंक्लूड करूंगा कि बीजेपी ने पहले ही बॉल पर फ्रंट फुट पर आकर जो सिक्स लगाने की कोशिश की है, अब वो कांग्रेस का जो टीम है उनको मजबूर कर देगी कि वो भी अपनी पहली बॉल पर सिक्स लगाएं, और वो सिक्स ऐसा ना हो जो बाउंड्री पे लपका जाए। क्योंकि कांग्रेस को ये भी देखना है कि जो एक पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप है राजस्थान में, उनकी नाराजगी कैसी होगी, एमपी में पार्टी टूटी है वहां पर क्या करना है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भतीजे को ही उनके खिलाफ उतार दिया सीएम के खिलाफ, वहां क्या करना है। तो कांग्रेस को ये देखना है कि हम छक्का भले ही ना मार पाए, लेकिन शॉट ऐसा हो कि चौका जरूर लगे, और वो देखना पड़ेगा। और ये भी ना हो कि वो चौका या छक्का इतनी लेट हो जाए कि जब को बीजेपी 2 लिस्टें और ले आई, यानी कि 2 चौके छक्के और मार दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि किसकी तैयारी कैसी है और कितने दूर तक जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि कितना आगे और कितना पीछे पार्टियां हैं, तो बीजेपी ने सभी इस वक्त राजनीतिक दलों को पीछे रखते हुए चुनावों की घोषणा से पहले अपनी सूची जारी कर दी है। सूची बता रही है कि तैयारियां इस बार बहुत बड़े लेवल पर चल रही हैं और काफी गहरी ये तैयारियां जाने वाली है। शुरुआत में आपसे ये कहा गया था कि दिल्ली कांग्रेस इकाई के लिए अध्यक्ष पद के नामों के लिए 2 नाम ऐसे हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में है, यानी कौन अध्यक्ष बनेगा इसे लेकर 2 नाम सबसे आगे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अंत में आपको जरूर बताऊंगी कि वो 2 नाम कौन से हैं। तो पहला नाम जो देखा जा रहा है कि आखिर दिल्ली कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये है देवेंद्र यादव का। और दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अरविंद सिंह लवली का। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यादव को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन दिल्ली इकाई का एक वर्ग चाहता है कि लवली यहां पर बन जाए दिल्ली कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष। इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरीके के तमाम अपडेट्स के साथ, तमाम जानकारी के साथ, तमाम चर्चाओं के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।